नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, जिनकी बहुत ही ज़्यादा होंगी। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। और ये सभी प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं जो आप लोग पिछले साल हुए एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए आप लोग इसका आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आ चुका है और वो आ चुका है प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी। तो इस क्लास की खास बात ये है कि इसमें जीएस के आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन हो जाएगा। देखिए जैसे कि पहला प्रश्न आ चुका है इंडियन ज्योग्राफी से और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ पे भारत की समुद्री सीमाओं के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे भारत की समुद्री सीमाओं से आइए चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और इस प्रश्न से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखिए भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई, जब यहाँ पे कुल लगा दे, जब कुल लंबाई लगा दे, यानी कि इसमें किसको जोड़ा है, द्वीपों को भी जोड़ा है। द्वीप जो हमारा लक्षद्वीप है, जो हमारा लक्षद्वीप है ना, द्वीप समूह लक्षद्वीप, और फिर उसके बाद अंडमान निकोबार को भी इसमें जोड़ लिया। तो आप लोग समझ जाएंगे कि द्वीप, जिसमें से द्वीप क्या क्या है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को जोड़ करके जो कुल लंबाई पूछ रहा है तो आप लोग बताएंगे। तो आप लोग 7516 किलोमीटर बताएंगे कि ना, 7516 किलोमीटर भारत की जो समुद्री तट की लंबाई है। अगर केवल कुल ना लगा करके केवल मुख्य भूमि का पूछे, अगर आपसे पूछे कि भारत के मुख्य भूमि की लंबाई बता दीजिए, मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे कि भारत की स्थलीय सीमा, यहाँ पे समुद्री सीमा है ना, अगर पूछे कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे मतलब दूसरा हो जाएगा। स्थलीय सीमा पूछे कि कुल लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे 15,106 किलोमीटर है स्थलीय सीमा की लंबाई। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, 15,106 किलोमीटर। अब एक चीज और यहाँ पे पूछा जाता है कि भारत का जो है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, ये भी बातें पूछा जाता है। तो आइए आप लोग ये भी नोट कर लीजिए साथ में, भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो ये भी बातें पूछा जाता है। तो उत्तर से लेकर के जो दक्षिण तक की भारत की जो लंबाई है वो है आपका 3214 किलोमीटर। वो कितना है, 3214 किलोमीटर। तो ये भी आप लोग रंगे हाथ ये भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो ये भी आप लोग यहाँ पे रंगे हाथ याद कर लेंगे कि पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो ये कुछ लंबाइयाँ हैं जो भारत से संबंधित, ये जब आप लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे उसमें पहला लेसन ये होता है भारत का भौगोलिक स्वरूप, उसमें पढ़ाया जाता है। ये सब चीज़ें कॉमन सी चीज़ें हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिखे गए हैं सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखिए भारत की समुद्र तट की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, तो 7516 किलोमीटर। अगर कुल लंबाई पूछेगा, जब कुल लंबाई पूछ ले तो 7516 किलोमीटर। अगर केवल मुख्य भूमि का पूछे तो 6100 किलोमीटर। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है तो 1516 किलोमीटर, 15,016 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछे तो 3214 किलोमीटर। अगर पूर्व से भारत की पश्चिम तक की लंबाई पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, 2933 किलोमीटर। तो इतनी चीजें आप लोग एक प्रश्न से याद रखेंगे। अब चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये भी प्रश्न है आपका इंडियन ज्योग्राफी का है। तो ये भी प्रश्न आपका आ चुका है इंडियन ज्योग्राफी से, ठीक। तो और यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू किया। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है ये भारत के 4 महानगरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पे हो गया दिल्ली को ये जोड़ता है सड़कों के द्वारा। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सबसे पहले यही आप लोग नोट करेंगे कि किसके लिए है, तो सड़क के लिए है। यहाँ पे सड़क के लिए आप लोग नोट कर लेंगे। ये क्या काम करता है, आइए देखिए क्या है। ये दिल्ली से जोड़ता है, किसको, दिल्ली से जोड़ता है। यहाँ पे दक्षिण में आपको मुंबई मिल जाएगा, दिल्ली से जोड़ता है मुंबई। ये सड़क बनाया गया है दिल्ली से मुंबई तक, 4 महानगरों को जोड़ता है। फिर यहाँ पे दिल्ली मुंबई से जाता है कहाँ पे, चेन्नई को जोड़ता है। ये भी आपका एक महानगर है। चेन्नई से सीधे जाता है ये कोलकाता को जोड़ता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या जोड़ता है, कोलकाता को जोड़ता है, ठीक, भारत के। फिर यहाँ पे कोलकाता से ये कहाँ पे जाता है, दिल्ली। ये 4 महानगरों को ये जोड़ने का काम करता है। ये किसको जोड़ता है, 4
महानगरों को जोड़ने का काम करता है। ये है आपका चतुर्भुज योजना। ये ऐसे 4 कोण बनाता है, इस वजह से इसे चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। तो इसके तहत जो है कितने किलोमीटर की रास्ता बनाई गई है, तो ये कितने किलोमीटर का सड़क बनाया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कुल 5846 किलोमीटर का इसमें सड़क बनाया गया है। कितना? 5846 किलोमीटर का सड़क बनाया गया है। और ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपसे पूछे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये किसकी देन है, यानी किसने शुरू किया, तो ये है आपके अटल बिहारी वाजपेयी की। किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की। लेकिन अब यहाँ पे भी एक चीज और पूछा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की ये देन है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि इसमें 2 बार बिहारी हो गया क्या, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको शुरू किया था। किसने शुरू किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और तीसरी बात आप लोग क्या याद रखेंगे कि इसकी जो पूछे शुरुआत कब हुई थी, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत जो है 2001 से लेकर के ये 2012 तक इन सड़कों को बनाया गया था। तो इसकी ये डेट है। अगर आपसे पूछे एक और यहाँ पे प्रश्न, एडिशनल प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारतमाला परियोजना कब शुरू हुई थी, भारतमाला परियोजना अगर आपसे पूछे कि भारत में कब शुरू हुई थी, तो ये भारतमाला परियोजना 2017 में शुरू हुई थी। अगर ये पूछे किससे संबंधित है, तो ये भी सड़क से संबंधित है। तो ये दोनों प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, तो ये सड़क से संबंधित है। और भारतमाला परियोजना ये भी सड़क से संबंधित है। आइए चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि देखिए क्या कह रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू किया, तो इसको शुरू करने वाले कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। इसके तहत क्या हुआ? सड़क का निर्माण किया गया। कहाँ पे किया गया, तो ये दिल्ली से बनाया गया रास्ता, मुंबई तक सड़क, फिर मुंबई से ले गया चेन्नई तक, चेन्नई से फिर कोलकाता तक, कोलकाता को जोड़ता है दिल्ली से। तो ये इसके तहत 4 महानगरों को जोड़ा गया है और कुल 5846 किलोमीटर का रास्ता बना गया है। आप चाहे तो इस पे जाकर के टहल सकते हैं, चारों महानगरों तक जा सकते हैं टहल कर। और शुरू कब हुआ? 2001 से लेकर के 2012 तक ये योजना इसको बनाया गया। अगला प्रश्न कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो देखिए ये जो प्रश्न है ये आपका साइंस से प्रश्न है। साइंस से प्रश्न है, क्या कह रहा है? कोशिका की खोज किसने की थी। कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं कोशिका की खोज किसने की थी। तो देखिए कोशिका की खोज करने वाले कौन है? रॉबर्ट हुक। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। और एग्जाम में ये 500 करोड़ बार पूछा गया है। किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। अब कब खोजे थे? तो 1665 में खोजे थे। और कहाँ पे खोजे थे? तो ये जो खोजे थे ये निर्जीव कोशिका खोजे थे। कैसी कोशिका थी? निर्जीव कोशिका थी। और निर्जीव कोशिका के साथ साथ बोतल के कार्क में इसे खोजे थे। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कार्क मतलब जो तली होता है बोतल का। ये अगर आपसे पूछे कि कोशिका का अध्ययन, यहाँ पे नोट करेंगे। कहाँ पे नोट करेंगे? यहाँ पे नोट कर लीजिए, सब आपका ही जगह है चाहे जहाँ। अगर आपसे पूछे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कोशिका का जो अध्ययन करना ये कहलाता है साइटोलॉजी। और ये भी बातें एग्जाम में हमारे पूछी गई है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करते हैं। और अगली बात आप लोग ध्यान रखेंगे, कोशिका की खोज पूछेगा तो आप लोग रॉबर्ट हुक बताएंगे। लेकिन जब पूछेगा कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तब थोड़ी ना आप लोग रॉबर्ट हुक बताएंगे। जब कोशिका का सिद्धांत पूछेगा तो इसका जवाब कुछ दूसरा हो जाएगा। तो 2 लोगों ने मिलकर के कोशिका का सिद्धांत दिया था। देखिए किसने? स्लाइडन और स्वान ने दिया था। ठीक, स्लाइडन, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। तो ये भी बातें आप लोग याद रखेंगे। स्वान मतलब हंस होता है, लेकिन ये हंस वाला नहीं है, ये वैज्ञानिक थे, तो साइंटिस्ट थे। ठीक, अब आपसे पूछे कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक चीज और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ ले अनजाने में कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो आप लोग बताएंगे कि मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। और ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है। ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है। और कोशिका के संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो सभी हम लोग आने वाले प्रश्नों में पढ़ेंगे। फिलहाल इस प्रश्न में तो इतने से आप लोग काम चलाइए। देखिए कोशिका की खोज किसने किया, मुझे लगता है इतना भी आप लोग के लिए पर्याप्त होगा। इतने एक साथ याद करना भी मुश्किल होगा। देखिए कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। और जो ये कोशिका थी ये निर्जीव कोशिका थी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। उसके बाद मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका होती है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को
लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए। और आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के पीडीएफ इसका पढ़िए। देखिए कह रहा है कि भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन है। ये प्रश्न आ चुका है साइंस, ये प्रश्न ये सभी आप लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक, या फिर हाँ इंडियन ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी मिल सकता है कि भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन है। तो ये है कुडनकुलम है ये परमाणु संयंत्र। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अब चलिए कुछ परमाणु संयंत्रों के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत का जो है पहला परमाणु संयंत्र, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला परमाणु, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन है, तो पहला चीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या वो प्रश्न हो या फिर प्यार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपसे पूछे कि पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे, तो तारापुर महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछे कि कुछ संयंत्रों के बारे में, अगर आपसे पूछे कि काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थित है, काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थित है, तो काकरापार वाला आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपके गुजरात में स्थित है। कहाँ पे, गुजरात में स्थित है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि वहाँ पे कैगा कहाँ पे है, कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, तो कैगा वाला जो परमाणु संयंत्र है ये है आपके कहाँ पे, कर्नाटक में परमाणु संयंत्र है, ठीक। उसके बाद एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, रावत भाट वाला। अगर आपसे पूछे कि रावत भाटा, ये भी एग्जाम में पूछा गया, रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थित है, तो रावत भाटा जो परमाणु संयंत्र है ये आपके कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक, राजस्थान में। तो इतनी बातें आप लोग परमाणु संयंत्रों से याद रखेंगे, क्योंकि परमाणु संयंत्र वगैरह एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपसे पूछे कि ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये काम क्या करते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बिजली का उत्पादन करते हैं। जो नाभिकीय बिजली बनाया जाता है नाभिकीय प्रक्रिया के द्वारा, तो वो बिजली का उत्पादन करते हैं। और तीसरी बात ये आप लोग याद रखेंगे, ये बिजली का तो उत्पादन करते हैं। परमाणु रिएक्टर जो होते हैं वो नाभिकीय संयंत्रों में यूज किए जाते हैं, जो विस्फोटक पदार्थ है उसको फोड़ने के लिए, विस्फोटक पदार्थों को फोड़ने के लिए। जो संयंत्र होता है पूरा एक प्लांट के जैसे पूरा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जो बिजली का उत्पादन करता है, ठीक। उसका एक इंजन कह लीजिए, इंजन का काम करता है नाभिकीय रिएक्टर। तो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु ऊर्जा संयंत्र में अंतर है। पहला नाभिकीय रिएक्टर पूछेगा तो अप्सरा हो जाएगा, लेकिन पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछेगा तो तारापुर महाराष्ट्र वाला हो जाएगा, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसका रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे रिवीजन नहीं कराएं। तो रिवीजन क्या करना है, तो देखिए भारत का सबसे नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है, तो कुडनकुलम है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अगर अंतिम वाला पूछ रहा है तो पहला भी पूछ सकता है, तो संयंत्र है कौन, तारापुर महाराष्ट्र वाला है, ठीक। उसके बाद अगला आप लोग क्या याद रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि काकरापार परमाणु ऊर्जा कहाँ पे है, तो गुजरात में। ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कैगा पूछेगा कहाँ पे है, तो कर्नाटक में, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, तो ये भी आप लोग बताएंगे, ये कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक। इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा। देखिए 2024 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, क्योंकि इसका आयोजन 4 वर्ष पे होता है, तो ये आप सभी जानते हैं। 2024 वाला जो पेरिस में हो चुका है, अब ये 2028 में होगा, ठीक। तो 2028 में होगा ओलंपिक खेल, तो कहाँ पे होगा, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, लॉस एंजल्स में होगा, जो कि अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पे, लॉस एंजल्स में होगा, लॉस एंजल्स। और लॉस एंजल्स कहाँ पे है, अमेरिका में। ये यहाँ पे जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 वाला होगा। अब अगर आपसे पूछे 2028 वाला, तो फिर 2032 वाला अगर आपसे पूछ ले, 2028 वाला अगर फिर पूछे 2032 वाला बता दीजिए कहाँ पे होगा, तो ये ब्रिस्बेन में होगा। कहाँ पे, ब्रिस्बेन में होगा। और ब्रिस्बेन कहाँ पे है, ब्रिस्बेन कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे 2032 वाला ओलंपिक खेल खेला जाएगा, तो ये भी आप लोग रंगे हाथ याद रखेंगे। उसके अलावा अब अगर आपसे पूछे कि शीतकालीन ओलंपिक जो है, शीतकालीन ओलंपिक भी खेला जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये 2026 वाला शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो ये मिलान में होगा। मिलान कहाँ, मिलान में होगा, मिलान। और एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, मिलान और कार्टिना। मिलान और कार्टिना अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, तो इटली में। अगर ऐसे आप लोग नहीं याद रख पाते तो इटली याद रखेंगे कि 2026 वाला शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो ये कहाँ पे होगा,
ये होगा आपका इटली में होगा, और 2030 वाला 26 फिर 4 वर्ष बाद होगा। तो 30 वाला अगर आपसे पूछे कि 2030 वाला कहाँ पे होगा, तो ये पेरिस में होगा। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में होगा। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोनों याद रखेंगे आप लोग। देखिए 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पे होगा, तो ये लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ पे? लॉस एंजल्स में होगा, अमेरिका में। अगर आपसे पूछे कि 2032 में कहाँ पे होगा, तो ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ पे? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 वाला कहाँ पे होगा, मिलान और कार्टिना, इटली में होगा, और 2030 वाला कहाँ पे होगा, फ्रांस में होगा। अगला प्रश्न है कि ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, 100% किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत रत्न का प्रावधान का पेश किया गया था। तो भारत रत्न कब से प्रावधान का पेश, मतलब ये कब से दिया जाता है, तो ये आप लोग सीधा सीधा याद रखेंगे। तो ये 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1954 में शुरुआत हुई थी। जब शुरुआत हुआ तो सबसे पहले किसे दिया गया, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत रत्न जो है ये सबसे पहले किसे दिया गया। तो 3 लोगों को सबसे पहले भारत रत्न जो है जब शुरू हुआ तो 3 लोगों को दिया गया। कौन कौन से लोग थे, आइए चलिए देखते हैं। कहाँ पे नोट करेंगे, सब आपका ही है, कहीं पे नोट कर लीजिए। सीवी रमन थे, एक सीवी रमन जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया, और एक थे सी राज गोपालाचारी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सी राज गोपालाचारी थे। और तीसरे आपके आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तीसरे कौन थे, तीसरे थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्ण। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन जो यहाँ पे भारत रत्न है इसमें एक लोचा हुआ था, और वो लोचा पूछा जाता है। यहाँ पे लोचा लिख करके नोट करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग ये पढ़ेंगे, ठीक। तो सीवी रमन, सी राज गोपालाचारी, और किसे दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। फिर जाकर के 1978 आता है, ठीक। अब फिर आकर के फिर जो है इसको बंद कर दिया गया था, ठीक। आपसे पूछे कि फिर बंद कब किया गया, तो 1978 में इसे जनता सरकार द्वारा बंद किया गया था। किसके? जनता सरकार द्वारा बंद किया गया था। फिर इसे चालू कब किया गया, 1978 में बंद किया गया, फिर इसे चालू किया गया 1980 में। 1980 में चालू किसने किया, कांग्रेस सरकार ने। किसने चालू किया, कांग्रेस सरकार ने। ये भी पूछा जाता है कि इसे बंद किसने किया था, इसे 1980 में फिर चालू किसने किया था। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से यहाँ पे बताया जाता है कि इसे कांग्रेस सरकार ने फिर चालू कर दिया गया था। अब जब चालू हुआ तो ये भी पूछा जाता है कि जब चालू हुआ तो सबसे पहले किसे दिया गया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब चालू हुआ तो सबसे पहले 1980 में चालू हुआ, तब इसे सबसे पहले मदर टेरेसा को दिया गया। किसको दिया गया था, मदर टेरेसा को दिया गया, ठीक। और भारत रत्न के बारे में और बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, आप लोग एपिसोड में बने रहिएगा, हम लोग पढ़ेंगे और भी चीजें। देखिए भारत रत्न का प्रावधान पेश किया गया तो ये 1954 में इसकी शुरुआत हुई, और सबसे पहले जो दिया गया वो 3 लोगों को, एक तो आपके सीवी रमन हो गए, और एक तो सी राज गोपालाचारी, और तीसरे आपके कौन हो गए, वो हो गए सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक। कभी कभी पूछा जाता है कि इनमें से किसे सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो तीनों ऑप्शन में नहीं रहते, इनमें से कोई एक रहता है ऑप्शन में, उसे आप लोग को टिक करना रहता है। तो आप लोग के लिए जरूरी है कि तीनों लोग का नाम आप लोग याद रखें। फिर बंद कब किया गया, फिर जब 1954 में शुरू हुआ तो 1978 में फिर बंद कर दिया गया जनता सरकार के द्वारा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर चालू कराया 1980 में कांग्रेस सरकार ने, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है। अभी वीटो शक्ति के बारे में आ गया, जिसे वीटो पावर बोलते हैं। आइए चलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में अगर आपसे पूछे कुल सदस्य कितने हैं, तो कुल 15 देश इसके सदस्य। कितने देश, 1500, जिसमें अस्थाई सदस्य कितने हैं, अस्थाई केवल 5 हैं, और अस्थाई सदस्य कितने हैं, अस्थाई सदस्य केवल 10 हैं। अस्थाई सदस्य 10 हैं, जिसका निर्वाचन ये पूछा जाता है कि जो अस्थाई सदस्य हैं उनका निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका निर्वाचन जो है 2 वर्षों के लिए होता है, फिर उसके बाद 2 वर्षों के बाद वो रिटायर होते हैं, फिर इनके जगह पे नए सदस्य आते हैं। ये थी मोटी मोटा बात। अब क्या पूछ रहा है हमारा प्रश्न, क्या है दुनिया के कितने देशों के पास, तो जो अस्थाई है ना इनके पास ही वीटो पावर है। जो इसमें अस्थाई देश हैं जैसे कौन कौन से हो गए देश, अमेरिका हो गया, बड़े बड़े जो देश हैं, चीन हो गया, इसमें भारत नहीं शामिल है, चीन हो गया, रूस हो गया, ये तीनों बड़े देश हो गए। उसके बाद ब्रिटेन को याद रखेंगे, ब्रिटेन
उसके बाद आपका फ्रांस हो गया। तो ये सभी किस में शामिल हैं, यूएनओ में शामिल हैं, जो कि ये यूएनओ के क्या कैसे सदस्य हैं, अस्थाई सदस्य हैं। ये कभी हटते नहीं हैं, ये बने रहते हैं, ये कभी इनको हटाया नहीं जाता। फ्रांस सही है ना, फ्रांस, हाँ, और ये हलन पदेन रह नहीं लगा। तो ये अस्थाई सदस्य हैं और इनके पास ही क्या है, वीटो का पावर है। ये ध्यान रखेंगे ये पांचों सदस्यों के बारे में। और अगला बात है, अगर आपसे पूछे कि यूएनओ के अंग कितने हैं, यूएनओ के अंग कितने हैं, तो 6 अंग हैं। आगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, चलिए इतना आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है, तो 5 देश हैं। कौन कौन से जो अस्थाई देश हैं, कौन कौन से, आपके अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इन तीनों के पास में, इन पांचों के पास में वीटो की शक्ति है। ये जब वीटो खड़ा कर देते हैं तो फिर उसके बाद इनका मतलब जो फैसला होता है वो निरस्त कर दिया जाता है, अगर उसमें से कोई भी एक वीटो खड़ा कर दिया तो। यूएनओ कहेंगे 6 होते हैं, और यूएनओ में कुल देश पूछे, सुरक्षा परिषद में कुल देश पूछे तो 15 देश हैं, जिसमें से अस्थाई 5 हैं, जो यहाँ पे 5 लिखे गए हैं, और अस्थाई सदस्य जो है निर्वाचन होता है 2 वर्ष के लिए। यहाँ पे इसमें कोई भी देश बन सकता है जिनके पास योग्यता हो। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और ये प्रश्न आप लोग को स्टैटिक में पढ़ाया जाएगा। ठीक, स्टैटिक पढ़ेंगे यूएनओ के बारे में तो वहाँ पे ये सभी चीजें बताई जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न कि बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया, फिर पूछ ले, इससे पहले आप लोग पढ़ लीजिए, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, इस तरह के जो पेड़ है ना, ये जो बरगद का पेड़ है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। आप लोग को पता है कि नहीं, ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष पूछे क्या है तो बरगद है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी वृक्ष को ही, बरगद को ही वट वृक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे वट वृक्ष भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए, तो इसका वैज्ञानिक नाम आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंथालेसिस। क्या है, फाइकस बेंथालेसिस। और भी कुछ चीज़ों के वैज्ञानिक नाम या फिर रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, आम का, तो ये आम बात है, आम का वैज्ञानिक नाम याद रखना आम बात है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय फल है आम। तो इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो मेंजीफेरा इंडिका होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मेंजीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम होता है। आप लोग जरूर याद रखेंगे। गेहूं का एग्जाम में पूछा गया है, गेहूं का भी आप लोग याद रखेंगे वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। एक चीज, शीशम का भी वैज्ञानिक नाम पूछा गया है एग्जाम में, तो ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में ही पूछा गया था, शीशम के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका जो वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है डलबर्जिया सिसु। इसके वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है, क्या है, डलबर्जिया सिसु इसके वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। तो इस वजह से आप लोग इसे भी याद रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है, तो यहां पे लिखा था फाइकस बेंथालेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, फाइकस बेंथालेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। आम का वैज्ञानिक नाम पूछे तो मेंजीफेरा इंडिका। आम का मैंगीफेरा इंडिका भी मिलता है, लेकिन मेंजीफेरा होता है। और गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक, ट्रिटिकम एस्टिवम। और हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद का वृक्ष हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। शीशम का जो वृक्ष है वो डलबर्जिया सिसु इसका वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये जो है प्रश्न है इंडियन जियोग्राफी में। जब आप लोग बांध वगैरह पढ़ेंगे, नदी और उन पे स्थित बांध, तब ये सभी चीजें पढ़ाई जाएगी। तो देखिए ये जो प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है। आप लोग नोट करेंगे इसे, किस नदी पे बना हुआ है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है। सॉरी, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना हुआ है, हाँ ठीक तो है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है। लेकिन नर्मदा नदी के बारे में हम लोग कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आप नर्मदा नदी के बारे में कुछ बातें करते हैं, जैसे देखिए नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे स्थित है।
लेकिन अब नर्मदा नदी से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, जैसे देखिए नर्मदा नदी का अगर आपसे पूछे कि उद्गम कहाँ पे होता है, कहाँ पे नोट करें, यहाँ पे नोट कर लीजिए भाई, नर्मदा। तो नर्मदा नदी के बारे में अगर आपसे पूछे कि उद्गम कहाँ पे होता है, तो उद्गम जो है इसका अमरकंटक पहाड़ी से होता है। अमरकंटक की चोटी से होता है। और ये किसकी चोटी है, ये मैकाल पर्वत की चोटी है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है, किसकी चोटी है, मैकाल पर्वत की चोटी है। उसके बाद अमरकंटक का उद्गम हो गया। और नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, क्योंकि ये उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और सबसे ज़्यादा जो इसका प्रवाह है वो मध्य प्रदेश में ही होता है। और भारत में जो नदियां एस्चुरी बनाती हैं उनमें नर्मदा भी आती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है कि एस्चुरी बनाने वाली नदी कौन सी है, एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको नर्मदा मिलेगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं है केवल नर्मदा ही हो, क्योंकि बहुत सारी नदियां एस्चुरी बनाती है जिसमें से मुख्य नर्मदा है और ताप्ती है, ये दोनों मुख्य है, ठीक। तो इसकी वजह से नर्मदा और ताप्ती को याद रखेंगे। ताप्ती यहाँ पे गलत लिखा गया है, आप लोग उसको समझिएगा। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। तो ये खासकर पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है, और ऑप्शन में आपको नर्मदा और ताप्ती मिलेगी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका जो प्रवाह है वो भ्रंश घाटी में होता है, ठीक। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सरदार सरोवर बांध किस नदी पे स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पे स्थित है, ठीक। नर्मदा नदी पे स्थित है सरदार सरोवर बांध है। नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है अमरकंटक की चोटी से, और ये जल अपना गिराता है कहाँ पे, ये अरब सागर में ये जल गिराता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, अरब सागर में अपना जल गिराता है। और ये उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक की चोटी से, मैकाल पर्वत से। और इसे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रवाह अपने नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां भारत में एस्चुरी का निर्माण करती हैं और ये अपने भ्रंश घाटी में प्रवाह होती हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए यूआरएल जो आपके कंप्यूटर में प्रयोग होता है यूआरएल, तो ये पूछा जाता है। तो देखिए ऐसे ही कुछ शॉर्ट टर्म दिया जाता है, उसका जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है यूआरएल का। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अब कुछ प्रश्न इससे संबंधित पूछ लेते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कंप्यूटर का सीपीयू होता है उसमें लगा होता है। अगर आपसे पूछे कि यूएसबी का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। ये तो सिंपल है, आप लोग याद रखेंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, सीपीयू कंप्यूटर का सीपीयू के बारे में, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। तो इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके दो पार्ट होते हैं सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एक होता है एलयू यानी कि लॉजिकल यूनिट। इसके दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट से मिलकर के सीपीयू बना होता है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का पूर्ण रूप है। यूपीएस का फुल फॉर्म पूछे तो इंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस ये होता है यूएसबी का फुल फॉर्म, जो आप लोग कंप्यूटर में लगाते हैं यूएसबी पोर्ट होता है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एएलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और लॉजिकल यूनिट ये इसका जो दो पार्ट होते हैं, ठीक।
अगला प्रश्न है कि पित्त रस का उत्पादन कौन अंग करता है। तो देखिए पित्त रस का जो उत्पादन है ये आपका बायो का प्रश्न है, यानी कि साइंस का। तो पित्त रस का उत्पादन जो है, अगर उत्पादन करने की बात करें तो इसका उत्पादन यकृत करता है, लेकिन इसका संचय दूसरे जगह पे होता है। तो देखिए पित्त रस का उत्पादन करने के काम करता है यकृत, लेकिन अगर आपसे पूछे कि पित्त रस का जो संचय है ये कहाँ पे होता है, तो संचय जो है इसका अग्नाशय में होता है। सॉरी, पित्त रस का जो संचय है वो पित्ताशय में होता है, पित्ताशय में होता है। अगर आपसे पूछे कि पित्त रस का पीएच मान बता दीजिए, तो 7.7 इसका पीएच मान होता है, पीएच मान इसका 7.7 होता है। अगर आपसे पूछे पित्त रस का रंग बता दीजिए कैसा होता है, तो ये हल्का पीला होता है। और पीला, और ये जो पित्त रस का अगर आपसे पूछे रंग कैसा होता है, तो पीला एंड हरे रंग का ये रंग होता है, ठीक, इसका रंग होता है, ठीक। और यकृत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो यकृत जिसे ही यकृत को ही क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। और ये सबसे बड़ी मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत। अगर आपसे पूछे कि यकृत का कार्य क्या होता है, तो ये उत्सर्जन क्रिया में अमोनिया को किस में कन्वर्ट करता है, अमोनिया को बदलता है किस में, यूरिया में, ठीक। तो यूरिया के रूप में उत्सर्जन होता है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि विटामिन ए का संचय कहाँ पे होता है, विटामिन ए जो हमारे शरीर में इकट्ठा होते हैं, विटामिन ए का संचय जो है वो भी यकृत में होता है। तो इतनी बातें यकृत से याद रखेंगे। यकृत के बारे में और भी चीज़ें पूछी जाती हैं, आगे आने वाले प्रश्नों में पढ़ेंगे। देखिए पित्त रस का जो उत्पादन कौन सा अंग करता है, ये करता है यकृत। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पित्त रस का संचय यानी कि एकत्र कहाँ पे होता है, इकट्ठा कहाँ पे होता है, तो वो पित्ताशय में। पित्त रस का रंग पूछे तो पीले हरे रंग का इसका रंग होता है, और इसका पीएच मान कितना होता है, 7.7 इसका पीएच मान होता है। यकृत के बारे में और चीजें, इसे लीवर भी बोलते हैं, और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कार्य इसका उत्सर्जन क्रिया में ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। और विटामिन ए का जो संचय है वो पित्ताशय यकृत में ही होता है, ठीक, विटामिन ए का संचय। लेकिन पित्त रस का जो संचय अगर आपसे पूछे तो वो पित्ताशय में होता है, उत्पादन यकृत में होता है। तो ये चीजें हैं जो आप लोग को ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। अब पॉलिटी से प्रश्न आया है, और पॉलिटी हमारा फेवरेट। तो देखिए पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1951 में। लेकिन बात ये नहीं है, पूरी बात आप लोग याद रखेंगे। जो पहला संविधान संशोधन होता है ना, ये भूमि सुधार से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भूमि सुधार से संबंधित थी। और ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, भूमि सुधार से पहला संविधान संशोधन। और इसके तहत हमारे संविधान में कौन सी अनुसूची जुड़ी थी, तो ये भी बातें पूछी जाती है। इसके तहत हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नहीं तो पहले हमारे संविधान में जब मूल संविधान बना था तो 8 अनुसूची थी। अभी वर्तमान समय में हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची कुल हो चुकी है। पहला संविधान संशोधन, जैसे संविधान बना पहला संविधान संशोधन किया गया, भूमि सुधार से संबंधित थी। उसके बाद संविधान संशोधन के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि हमारे संविधान में संशोधन किया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है संविधान संशोधन, तो ये बातें किस अनुच्छेद में लिखी गई है, तो देखिए संविधान संशोधन ये अनुच्छेद 368 के द्वारा होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अनुच्छेद 368 के द्वारा हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है। और ये बातें कि संविधान संशोधन का अगर आपसे प्रावधान पूछे कहाँ किस देश से लिया गया है, तो संविधान संशोधन हमारे देश में संविधान में किया जाएगा। ये बातें ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। ये बातें ध्यान रखेंगे, ये कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ संविधान संशोधन के बारे में ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन को दिया गया, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गोवा को पूर्ण राज्य, तो देखिए गोवा पे पुर्तगालियों का शासन था सबसे पहले, और सबसे आखिरी में पुर्तगाली ही छोड़ के गए थे। लेकिन इसे पूर्ण राज्य नहीं बनाया गया था गोवा को भारत का, तो इसके लिए किया गया था 56वां संविधान संशोधन, जो कि इम्पोर्टेंट है, 1978 में हुआ था। और कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तब केवल 1978 बता देने से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो इसके लिए 56वां संविधान संशोधन 1978 किया गया। आप सभी जानते हैं कि सिक्किम पहले हमारे
देश में शामिल नहीं था, ये अलग ही देश था सिक्किम। और जब इसको चीन अपने देश में शामिल करना चाहा तब ये भारत में आकर के शरण लिया। तो अगर आपसे पूछे कि सिक्किम पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के द्वारा बना, तो इसके लिए सिक्किम के लिए किया गया था 36वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था 1975 में। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था 1975 में। इसके तहत सिक्किम को राज्य बनाया गया भारत का। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये संविधान संशोधन कुछ थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, आप लोग को याद रखना है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में। क्या था पहला संविधान संशोधन? भूमि सुधार थी। क्या थी? भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान इसमें थे और इसके तहत ही हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। ठीक, संविधान संशोधन 368 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 368 के तहत। और ये कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका कंट्री से लिया गया है। जब हमारे संविधान बना तो उसमें बहुत सारी चीजें दूसरे देशों से कॉपी करके ली गई। तो ये पूछा जाता है कि कौन सी चीजें किस देश से ली गई। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 56वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और सिक्किम को बनाया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। तो ये संविधान संशोधन वाली बात थी जो आप लोग को याद रखना है। कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो देखिए, कंप्यूटर में जो डाटा को संग्रहित करने का काम ये बाइनरी नंबर में होता है। किस में होता है? बाइनरी नंबर में होता है। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद बाइनरी पद्धति को ही क्या कहा जाता है? इसको ही कहा जाता है द्विआधारी संख्या पद्धति। इसको कहा जाता है द्विआधारी, इसको कहा जाता है द्विआधारी संख्या पद्धति। अब द्विआधारी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें 2 अंक लिए जाते हैं। क्योंकि इसमें 2 ही अंक होते हैं। कौन कौन से 2 अंक होते हैं? अंक ये भी पूछा जाता है इसमें कौन कौन से अंक होते हैं। तो इसमें 2 अंक होते हैं। कौन कौन? एक 0 होता है और एक 1 होता है। ठीक, तो द्विआधारी संख्या पद्धति, इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर में डाटा संग्रहित करने के रूप में, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के रूप में भी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में भी इसका उपयोग किया जाता है, जहां 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ। तो 0 और 1 का भी प्रयोग किया जाता है। अब कुछ संख्या पद्धति हैं जिसके बारे में पूछा जाता है, जैसे ये हमने बताया बाइनरी संख्या पद्धति, और कुछ और संख्या पद्धति हैं जिसको क्या बोला जाता है, जैसे ऑक्टल संख्या पद्धति। अगर आपसे पूछे ऑक्टल संख्या पद्धति के बारे में, अब ऑक्टल संख्या पद्धति पूछे क्या होती है, तो देखिए इसमें ऑक्टल का मतलब क्या हो गया? 8। इसमें 8 अंक लिए जाते हैं। अंक पूछता है, ये अंक पूछा जाता है कि इसमें मतलब ऑक्टल संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं। तो ऑक्टल संख्या पद्धति में अंक होता है कितना? 8 है। कौन कौन से होते हैं? तो 0 से लेकर के 7 तक के अंक इसमें प्रयोग किया जाता है। एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। ये भी एक संख्या पद्धति है, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। अब हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति क्या है ये आप लोग समझिए। देखिए इसमें अंक कौन कौन से लिए जाते हैं, तो इसमें अंक लिए जाते हैं, 16। हेक्साडेसिमल, डेसिमल का मतलब 10 हो गया, हेक्सा का मतलब 6, तो इसमें टोटल 10 और 6 मिला करके 16 अंक लिए जाते हैं। आइए चलिए देखते हैं कौन कौन से। तो देखिए 0 से लेकर के 9 तक का ये 10 अंक हो गए। 10 टू तो इसमें अंक लिए जाते हैं और 10 टू इसमें लेटर लिए जाते हैं। कौन कौन से लेटर? 6 टू लेटर लिए जाते हैं। ए से लेकर के एफ तक के लेटर लिए जाते हैं, ए से एफ तक के लेटर। तो ये मिला करके कुल 16 इसमें अंक या फिर 16 यहाँ पे अक्षर का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 16 संकेत इसके होते हैं। चलिए देखिए कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो बाइनरी के रूप में इसमें डाटा संग्रहित किया जाता है। और बाइनरी पद्धति को द्विआधारी संख्या पद्धति भी बोलते हैं। ये आप लोग को पढ़ाया गया होगा एग्जाम में, मैथ आप लोग लगाते समय भी ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। कंपटीशन का मैथ लगाते समय भी इस चीज़ को पढ़ाई जाती है। अंक इसमें 2 होते हैं, 0 और 1, इसमें अंक 2 होते हैं। और अगला है ऑक्टल संख्या पद्धति, इसमें अंक 8 होते हैं 0 से लेकर के 7 तक। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति पूछे तो इसमें अंक 16 होते हैं। पहले 0 से लेकर के 9 तक ये 10 अंक हो गए, 10 अंक ये हो गए। फिर ए से लेकर के अब तक 6 टू लेटर हो गए। ये टोटल मिला करके इसमें 16 जो है सिंबल होते हैं, संकेत होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नवकलेश्वर उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। नवकलेश्वर उत्सव जो है ये इंपॉर्टेंट है। उत्सव के बारे में आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। एक उत्सव के बारे में, एक दिवस के बारे में, और एक नृत्य के बारे में, और एक जो है एक ऐसे करके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
आप लोग को एक पुस्तक के बारे में, मतलब कौन से लेखक का कौन सा पुस्तक है, ये सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग सतर्क रहिए और हमारे साथ अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे डेली ये सभी चीज़ें बताई जाती हैं। 4-5 पुस्तकों के बारे में, 4-5 उत्सव के बारे में, 4-5 जो है दिवसों के बारे में जरूर याद कराया जाता है। देखिए नवकलेश्वर उत्सव जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा में और भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि नुआखाई फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, नुआखाई फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में। अगर आपसे पूछे कि धानु यात्रा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो वो भी कहाँ पे? धानु यात्रा फेस्टिवल जो है ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे नुआखाई, धानु यात्रा, अगर आपसे पूछे कि रज पर्व कहाँ पे मनाया जाता है, रज पर्व फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये भी। तो ये चारों जो उत्सव है, नवकलेश्वर हो गया, नुआखाई हो गया, धानु यात्रा हो गया, उसके बाद रज पर्व जो हो गया, ये सभी उड़ीसा में मनाए जाते हैं फेस्टिवल। अगर आपसे पूछे कि हेमिस फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, हेमिस फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल के बारे में, तो कुछ फेस्टिवल के बारे में हम लोग जरूर पढ़ेंगे। तो हेमिस फेस्टिवल जो है लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पे? लद्दाख में। उसके बाद अगर आपसे पूछे हेमिस लद्दाख में हो गया, उसके बाद आपका हो गया हेमिस लद्दाख में मनाया जाता है। और लोसर पूछे तो कहाँ पे मनाया जाता है, लोसर फेस्टिवल पूछे तो ये भी आपके कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख में। लोसर पूछे फेस्टिवल कहाँ पे? लद्दाख में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि लोसांग फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, लोसांग, तो ये कहाँ पे? सिक्किम में। थोड़ा सा अंतर है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, मात्र थोड़ा सा अंतर है। थैयम उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, यहाँ पे नोट करिए। अगर आपसे पूछे कि थैयम उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो थैयम जो है ये केरल में मनाया जाने वाला उत्सव है। कहाँ पे? केरल में। तो इतनी बातें आप लोग उत्सव से याद रखेंगे। यहाँ पे 5-6 उत्सव के बारे में जरूर आप लोग याद रखेंगे। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई कहाँ पे? उड़ीसा में। धानु यात्रा उड़ीसा में। रज पर्व उड़ीसा में। थैयम पूछ ले तो कहाँ पे? केरल में मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। इसके अलावा हमने लोसर बताया, ये लद्दाख में। और लोसांग पूछ ले तो वो सिक्किम में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। इतने फेस्टिवल के बारे में आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि फूल में गर्भ केसर क्या कहलाता है। तो अभी तो ये साइंस का प्रश्न है। इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में, रेलवे वगैरह के एग्जाम में आजकल बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए फूल में गर्भ केसर जो है ये मादा प्रजनन अंग है। क्या है? मादा प्रजनन अंग है। अभी यहाँ पे प्रजनन अंग 2 प्रकार के होते हैं पुष्प वगैरह में, तो हम लोग देखते हैं। देखिए प्रजनन अंगों के बारे में, एक तो मादा प्रजनन अंग, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो एक तो आपका यहाँ पे जो पूछा गया ये होता है स्त्री केसर। 2 पार्ट होते हैं, सॉरी स्त्री केसर, इसे स्त्री केसर जो मादा जनन अंग होते हैं उसे स्त्री केसर बोला जाता है। एक तो इसे स्त्री केसर बोला जाता है और दूसरा इसको जयांग बोला जाता है। स्त्री केसर या फिर जयांग। जयांग भी पूछ ले क्या है, तो वो मादा प्रजनन अंग है। स्त्री केसर भी पूछे क्या है, तो मादा प्रजनन अंग। इसमें कुछ पार्ट आते हैं, जैसे ये पार्ट भी पूछे जाते हैं। जैसे इसमें आता है क्या, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र आता है। और दूसरा आप लोग याद रखेंगे वर्तिका भी आता है वर्तिका। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे अंडाशय, अंडाशय। ये इसके कुछ पार्ट होते हैं, ये आप लोग को याद रखना है। और यहाँ पे पुरुष जो आपके नर जनन अंग होते हैं पुष्पों में, उसके बारे में भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। नर जनन अंग, ज्यादा तो मादा जनन अंग के बारे में पूछा जाता है। नर जनन अंग नहीं, प्रजनन अंग पूछिए, प्रजनन अंग पढ़िए। तो जो है नर जनन अंग होते हैं पुष्प वगैरह में, वो क्या होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, पुमंग कहा जाता है। क्या, पुमंग, या फिर इसको क्या कहा जाता है, पुंकेसर। पुमंग या पुंकेसर कहा जाता है। अब इसके भी कुछ पार्ट होते हैं जिसे आप लोग को याद रखना चाहिए। पराग कोश, इसमें क्या पाया जाता है, पराग कोश होते हैं। पराग कोश, अगला आप लोग याद रखेंगे पुतंतु होता है, पुतंतु पराग कोश। और एक आप लोग और याद रखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए दल। पुतंतु, पराग कोश और दल, ये सभी किस में पाए जाते हैं, ये नर जनन अंग होते हैं, ये पुष्पों में पाए जाते हैं, नर जनन अंग। तो देखिए फूल में गर्भ केसर पूछ ले, या फिर गर्भ केसर, इसे स्त्री केसर यहाँ पे बताया गया है, स्त्री केसर। तो ये मादा प्रजनन अंग होते हैं ये, या फिर स्त्री केसर करके पूछेगा या फिर जयांग पूछेगा, तो ये दोनों ही मादा प्रजनन अंग है। इसके कुछ पार्ट होते हैं, जैसे वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, अंडाशय, ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे।
फूलों में पाए जाने वाला प्रजनन अंग है, ठीक। और नर प्रजनन अंग क्या हो गया, पुमंग हो गया, पुंकेसर हो गया, ये नर प्रजनन अंग होते हैं। इसके कुछ पार्ट होते हैं जैसे परागकोश हो गया, पुतंतु हो गया, दल हो गए, ये सभी नर प्रजनन अंग है, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए बढ़ते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सकरक्राइब, और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसा लगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग को वहां पे मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर बिना रुके। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न 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 आज मैं काला दिख रहा हूं क्या, एक मिनट। हाँ, तो काला इस वजह से दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शर्ट जो है वो नीला है, तो नीले शर्ट की वजह से यहाँ पे कैमरा जो है फोकस सारा इसी पे बना ले रहा है, इस वजह से चेहरा जो है काला। वैसे मैं काला ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी रियल कलर ये दिख रहा है, फिल्टर नहीं लगा पा रहा है कैमरा। तो देखिए अगला प्रश्न है कि सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था। तो हमारे मोदी साहब ने। इंपॉर्टेंट लगा दें क्योंकि हाँ योजना से संबंधित प्रश्न है। देखिए ये एक योजना के बारे में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, एक योजना के बारे में भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग कब याद कर पाएंगे, जब डेली पढ़ेंगे। नहीं तो आप लोग पढ़ेंगे तो सब चीज़, आप लोग दिवस भी पढ़ेंगे, आप लोग उत्सव भी पढ़ेंगे, आप लोग पुस्तक भी पढ़ेंगे, आप लोग योजना भी पढ़ेंगे, सारे चीज़ों को आप लोग पढ़ के जाएंगे। लेकिन डेली आप लोग उसको नहीं पढ़ते हैं तो इस वजह से भूल जाता है। क्या पता एक महीना पहले एग्जाम के पढ़े हो तो आपको भूल गया हो या फिर कन्फ्यूजन उत्पन्न हो गया हो, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ पूछे किसने किया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। अब कब शुरू किए थे, तो ये 2015 में शुरू किए थे। कब किए थे, 2015 में। तो अब 22 जनवरी एक योजना शुरू होती है, 22 जनवरी, इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है, 22 जनवरी 2015। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। ये योजना था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक। अब इसी के तहत शुरू किया गया क्या, सुकन्या समृद्धि योजना, इसी योजना के तहत शुरू किया गया 2015 में। और ये भी योजना जो शुरू हुई थी 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए और कुछ योजनाओं के बारे में पूछ लेते हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि अटल पेंशन योजना कब शुरू हुआ था, अटल पेंशन योजना कब शुरू हुआ था, तो अटल पेंशन योजना 2015। जब मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे तो खूब योजना चलाते थे और वो खूब पूछा जाता था एग्जाम में। अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू हुई थी, जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू हुई थी, तो ये भी 2015 में। एक तो योजना था जिसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये पूछा जाता है कब शुरू हुई थी, तो ये जो है 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। तो ये भी बात एग्जाम में प्रश्न में बहुत बार पूछा गया है, 28 जनवरी 2014 को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुकन्या समृद्धि योजना शुभारंभ किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कब किए थे, 2015 को किए थे। एक योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी के तहत इस योजना का शुरुआत किया गया था। तो यहाँ पे कुछ योजनाओं का रिवीजन करेंगे, जैसे अटल पेंशन योजना 2015 में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में, जन धन योजना 2014 में। एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा खाता खोला गया था और इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है जो कि हिलाने वाला प्रश्न है कंप्यूटर का, और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या कह रहा है कि जावा लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए इस तरह से कुछ कंप्यूटर के लैंग्वेज हैं, जैसे जावा हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, बेसिक हो गया। और अब क्या कर रहा है, पहले ऐसे पूछा जाता था इसमें कंप्यूटर के लैंग्वेज कौन है, अब तो ये पूछा जा रहा है उसके आविष्कारक कौन है। तो जमाना बदल रहा है, इस वजह से प्रश्न भी बदल रहा है। तो इसके आविष्कारक हैं जेम्स गोसलिंग। क्या है, जेम्स गोसलिंग इसके आविष्कारक हैं, जेम्स गोसलिंग इसके क्या है आविष्कारक, ठीक। तो ये जो शुरू हुई थी 1995 में, जिस समय मिड डे मील योजना शुरू हुई थी, तो इसके आविष्कारक कौन है, जेम्स गोसलिंग, ठीक। आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सी क्या है, ये भी कंप्यूटर का लैंग्वेज है, और C++ क्या है, ये भी कंप्यूटर का लैंग्वेज है। अगर आपसे पूछे कि इसका आविष्कार किसने किया था, तो ये भी बातें एग्जाम में लोचा खड़ा कर देगा अगर पूछ लिया। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके जो आविष्कारक हैं ब्रायन कर्निंगम और
दूसरे कौन थे? ब्रायन कर्निंघम और एक और इनके साथ थे जिनका नाम है डेनिस रिची। इसका नाम क्या है? डेनिस रिची। इन दोनों ने सी और C++ लैंग्वेज का आविष्कार किया। कब किया? 1970 में। यानी कि ये जावा लैंग्वेज से भी पुराना लैंग्वेज है, ये पहले काम करता था। ठीक, अब इससे भी पुराना बेसिक चलता था, बेसिक लैंग्वेज, बेसिक। इसका आविष्कार अगर आपसे पूछे किसने किया, इसके भी आविष्कारक दो लोग हैं। एक तो है आपके जॉन केमिनी, इसके आविष्कारक जॉन केमिनी एंड थॉमस कुटर्ज हैं। कौन है? थॉमस कुटर्ज। और इसकी जो आविष्कारक है 1965 में हुई थी। क्या? 1964 में हुई थी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि जावा लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था। तो इसके आविष्कार करता है कौन? जेम्स गोसलिंग। ठीक, 1995 में शुरू किए थे। और C++ ये योजना किसने शुरू किया? ब्रायन कर्निंघम और डेनिस रिची ने। कौन? ब्रायन कर्निंघम और डेनिस रिची ने 1970 में। और जॉन केमिनी 1970। ये डेट नहीं याद पर रख पा रहे होंगे तो कम से कम आविष्कारक का याद रखिए, क्योंकि एक एग्जाम में पूछा गया है और ये जब पूछा गया था तो 2021 में पूछा गया है। अब तो चल रहा है 2024 और 2025 होने वाला है। तो ये सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये मान के चलिए जरूर किसी न किसी एग्जाम में मिलान होगा, आपका भेंट जरूर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए ये भारत की कुछ नदियां हैं, उनके उद्गम स्थल के बारे में पूछा जाता है और नदियों के बारे में, लंबाई कहाँ है, कहाँ जल गिराती हैं, कौन कौन सा जलप्रपात है, कौन कौन सा इस पे बांध बना हुआ है और इसका उपनाम क्या है, ये सभी पूछा जाता है वगैरह वगैरह। तो देखिए अभी यहाँ पे जो है इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। त्र्यंबक ये एक गाँव है, पहाड़ी नहीं है। त्र्यंबक एक गांव है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और बात करते हैं, ये कभी कभी नासिक भी मिल जाता है, क्योंकि नासिक एक जिला है जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। यहाँ से इसका जो है उद्गम हुआ है। ठीक, गोदावरी नदी के बारे में। और गोदावरी नदी के बारे में बहुत ही, अगर आपसे पूछे कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? सबसे लंबी नदी गंगा, दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी। और दूसरी बात अगर आपसे पूछे कि प्रायद्वीपी भारत की, यहीं पे नहीं है और ये प्रायद्वीपी भारत की अगर आपसे पूछे, ओहो सब यहाँ पे हो जा रहा है। प्रायद्वीपी भारत की अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी कौन सी नदी? गोदावरी। अगर आपसे हमने क्या बताया, अगर आपसे पूछे कि प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, या फिर अगर आपसे पूछे कि प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी, तो कौन सी हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी। ठीक, अगर इसी गोदावरी को क्या कहा जाता है, इसके कुछ उपनाम है भाई, उपनाम आप लोग जरूर याद रखें। इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा, या फिर ऐसे भी लिखा जाता है दक्षिणी गंगा। क्या कहा जाता है इसे? दक्षिणी गंगा, या फिर इसे ही क्या बोला जाता है? वृद्ध गंगा। इसे क्या बोला जाता है? वृद्ध गंगा। तो ये सभी किसका उपनाम है? ये सभी जो है गोदावरी नदी का। अगर पूछ ले कि दक्षिण भारत की गंगा, भारत लगा दिया, तो आप लोग का कौन सा हो जाएगा? कावेरी नदी हो जाएगा। ठीक, तो इतनी बातें इस प्रश्न से याद रख पाएंगे तो हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबक, नासिक, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। ठीक, और जल अपना कहाँ पे गिराता है, तो ये भी आप लोग नोट करेंगे। ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराता है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी। भारत की प्रायद्वीपी भारत, यहाँ प्रायद्वीपी जब लगा देगा ना तो केवल प्रायद्वीप के बारे में ही पूछ रहा है। तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी? गोदावरी। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हेपेटाइटिस ए किसके कारण से होता है? तो ये जो एक रोग है, अब ये साइंस का प्रश्न है और जीवाणु और उनसे संबंधित कुछ रोग और उनके कारक के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे 5-6 रोग और उनके कारक के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि हेपेटाइटिस ए रोग किसकी कमी से होता है, तो किससे होता है? तो ये विषाणु से होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस है ना, तो ये विषाणु से होगा। क्या होगा? विषाणु से। अगर कुछ विषाणु से संबंधित रोग, जैसे अगर आपसे पूछे यहीं पे खांसी किससे होता है? विषाणु से होता है। अगर आपसे पूछे कि जुकाम किससे होता है? जुकाम, तो ये भी विषाणु से होता है। अगर आपसे पूछे
इन्फ्लुएंजा किससे होता है? इन्फ्लुएंजा किससे होता है? तो भी आपके विषाणु से होता है। चिकन पॉक्स आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, चिकन पॉक्स अगर आपसे पूछे किससे होता है तो भी आपके जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न है, सॉरी विषाणु से होता है। अब जीवाणु से होने वाले कुछ रोग देख लेते हैं। जीवाणु से क्या कौन सा रोग होता है? जैसे आपका हो गया टाइफाइड हो गया, टाइफाइड ये जीवाणु से होगा। हैजा हो गया, हैजा किससे होगा? जीवाणु से होगा। और टिटेनस हो गया, टिटेनस हो गया, ये भी जीवाणु से होगा। उसके बाद क्षय रोग हो गया, क्षय रोग, ये सभी किससे होंगे? जीवाणु से होंगे। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कहाँ लिखें, कहाँ लिखें? यहाँ पे नोट कर लेंगे। प्रोटोजोआ से मुख्य रूप से 3 पूछा जाता है। एक तो निद्रा रोग हो गया, निद्रा रोग जिसमें नींद लगता है बहुत ज़्यादा, सोने की बीमारी हो जाती है। और दूसरा हो गया, एक तो है मलेरिया हो गया, मलेरिया मादा एनीफ्लीज मच्छर, मलेरिया हो गया। और तीसरा एक और होता है काला ज्वार जिसे बोलते हैं, काला जार। ये सभी रोग होते हैं प्रोटोजोआ से। मलेरिया में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मादा एनीफ्लीज मच्छर से होता है। कुनैन की दवा मलेरिया की दवा होती है। ठीक, हेपेटाइटिस ए किसके कारण से होता है? ये विषाणु के कारण से होता है। अब इसमें क्या आएगा? खांसी आएगा, जुकाम हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा, ये सभी विषाणु से होंगे। चिकन पॉक्स ये विषाणु से होता है। अब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग निद्रा रोग हो गए, मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया, ये तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं। और जीवाणु से होने वाले टाइफाइड रोग हो गए, क्षय जिसे टीबी बोलते हैं, वो हो जाता है जीवाणु से। हैजा हो जाता है, हरजवा हो जाता है, टिटेनस हो जाता है, ये सभी हो जाते हैं जीवाणु से। ठीक, अगला प्रश्न कि गांधी सागर बांध किस, तो क्या बात है, आज तो इंडियन जियोग्राफी का यहाँ पे बहार चल रहा है। इंडियन जियोग्राफी और बायो का बहार चल रहा है। देखिए गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो है ये स्थित है नर्मदा, गुजरात, सॉरी गांधी सागर है ना, अरे तो गांधी सागर बांध पूछेगा अगर, तो आप लोग बताएंगे ये मध्य प्रदेश में स्थित है। गड़बड़ हो जा रहा था, गड़बड़, मध्य प्रदेश में स्थित है। अब कुछ ये बात कर लेते हैं, गांधी सागर बांध अगर आपसे पूछे कि किस नदी पे स्थित है, तो यहाँ पे अगर नदी पूछ लेना तो ये बता दीजिएगा चंबल नदी पे स्थित है। किस नदी पे? चंबल। अगर आपसे पूछे कि चंबल किसकी सहायक है, ये पूछ ले किस, चंबल नदी। अब चंबल के डाकू के बारे में सुने होंगे। चंबल जो बारहवीं फेल में जो आपके मनोज थे वो चंबल के ही रहने वाले थे। सहायक कौन सी नदी? चंबल की सहायक नदी। आप लोग ऐसे ध्यान रखेंगे, ये किसकी सहायक है? तो ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना नदी की सहायक नदी है। जैसे केन बेतवा ये भी यमुना की सहायक नदी है। अब यहाँ पे चंबल नदी के बारे में बात कर रहे थे। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे जवाहर सागर बांध किस नदी पे है, जवाहर सागर बांध किस नदी पे? चुलिया जलप्रपात पूछ ले, चुलिया जल प्रपात पूछ ले, ये किस नदी पे है? और जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर अगर आपसे पूछे, राणा प्रताप सागर, ये सभी बांध अगर आपसे पूछे, ये तीनों चीज आप लोग से पूछे किस नदी पे है, तो ये यमुना नदी पे स्थित है। ठीक, इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। किसमें? मध्य प्रदेश में स्थित है, टाइगर स्टेट। ठीक, अगर आपसे पूछे कि नदी कौन सी है, किस नदी पे स्थित है गांधी सागर बांध? चंबल नदी पे, जो कि सहायक नदी होती है किसकी? यमुना की सहायक नदी है। ठीक, और जवाहर सागर बांध, चुलिया जलप्रपात, राणा सागर बांध, ये सभी यमुना नदी पे स्थित है। ये भी रंगे हाथ याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? बड़े दिन के बाद आ गया क्या? मेडुअल हिस्ट्री क्या है? हाँ ये है, ठीक ना, मेडुअल हिस्ट्री से प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि सांची के स्तूप से निर्माण के, तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। किसने? सांची के स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। ठीक ना, अशोक है। अब ये जो सांची का स्तूप है, ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। ये भी बातें आपके एग्जाम में पूछी गई है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, अशोक ने निर्माण कराया था। अगर आपसे पूछे ये किस बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है।
ठीक। अगर आपसे पूछे कि ये सांची का स्तूप स्थित कहाँ पे है, सांची का स्तूप और खजुराहो ये बहुत पूछा जाता है कहाँ पे स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में, दोनों मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अशोक के बारे में ध्यान रखेंगे। अशोक अगर आपसे पूछे किस वंश का शासक था, बहुत छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे। जैसे शासक पूछे तो ये मौर्य वंश का था। किस वंश का? मौर्य वंश का शासक था। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे अगला बात क्या है, अगर आपसे पूछे इसे पापा का नाम क्या था, अशोक के पापा का नाम क्या था, तो इनके पापा का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार इनके पापा का नाम था। अगर आपसे पूछे कि अशोक की मम्मी का क्या नाम था, तो अशोक की मम्मी का नाम था सुभद्रांगी। क्या था इनके मम्मी का नाम? सुभद्रांगी। अगर आपसे पूछे कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, ये भी बात एग्जाम में पूछा गया, राज्याभिषेक कब हुआ था अशोक का, तो ये बात आप लोग बताएंगे कि 269 BC में इसका राज्याभिषेक हुआ था। ये भी बातें एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या बात की है हमने कि पापा के सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो ये कराया था अशोक कराए थे। अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के। पापा का नाम बिंदुसार और मम्मी का नाम क्या था? सुभद्रांगी इनके मम्मी का नाम था। ठीक, राज्याभिषेक कब हुआ? 269 BC में। और बात करते हैं सांची का जो सबसे बड़ा स्तूप है, वो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक, सांची का स्तूप और बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्थित कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। खजुराहो भी मध्य प्रदेश में स्थित है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला वाला पूछ रहा है। अभी हमने बताया कि कहाँ पे स्थापित किया गया था पहला वाला? जो तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ पे? तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक, इतने चीजें आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहां पे रावत भाटा, अभी हमने बताया, चलिए रिवीजन कर लेते हैं इसी बहाने। रावत भाटा वाला पूछ ले तो राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में। अगर आपसे पूछे कि रावत भाटा हो गया, कैगा परमाणु संयंत्र पूछे, कैगा परमाणु संयंत्र, परमाणु प्लांट लिख देगा, पीपी मतलब परमाणु प्लांट, ये हो गया आपका कर्नाटक में। कहां पे हो गया? कर्नाटक में। नरौरा पूछे